मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे उन क्वेश्चन से जो डायरेक्ट यूपीपीसीएस में या अदर कंपटीशन में डायरेक्ट आते हैं। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति से, राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राज्य व्यवस्था से, पर्यावरण से ये जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट में, इसको आप लोग लिखते चलिएगा, सारी चीज़ें सुनते चलिएगा, आपको बड़े काम की आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्टैचू ऑफ पेस्ट, हल के चिन्ह और पत्तन किन स्थलों से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। स्टैचू ऑफ पेस्ट ये आपका हड़प्पा से मिला है, हल के चिन्ह कालीबंगन से मिला है और पत्तन यानी बंदरगाह लोथल से मिला। आप हड़प्पा सभ्यता को अगर उठा कर देखें तो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता, लगभग 1400 से ज़्यादा स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जो 3 देशों में पाया जाता है, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो उसमें अगर आप देखोगे कि तमाम जो खुदाइयों में जो चीज़ें मिली हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे स्नानागार के बारे में पूछा जाता है, तो स्नानागार कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो। स्टैचू ऑफ पेस्ट कहाँ पे है? हड़प्पा। हल के चिन्ह कहाँ पर हैं? कालीबंगन। और पत्तन यानी बंदरगाह के संकेत कहाँ से मिलते हैं हमें? लोथल से। फिर है, संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख कालों में विभाजित किया जाता है, उनका नाम क्या है? तो संपूर्ण जो पाषाण कालीन संस्कृति है उसमें उसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में जान। अब आप जानते हैं कि जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता का 99% इतिहास आपका जो है पूरा पाषाण काल में। फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और ऐतिहासिक काल तो जो है बहुत छोटा है। फिर हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है वो किससे निर्मित है? तो आप जानते हैं कि वो कांस्य से निर्मित है। और हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, जौ, गेहूं, तंबाकू और चावल में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल में 9 फसलें हमें दिखाई देती है। जौ दिखाई देता है, गेहूं दिखाई देता है, चावल दिखाई देता है, लेकिन तंबाकू हमें जो है कि नहीं दिखाई देता है। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया है, तो यानी यहाँ पे तंबाकू नहीं होगा। फिर आपसे पूछा जाता है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का एक तीर्थ स्थल है? तो दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका जो है हूबहू आता है, ये सब क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूँ एकदम समझ लीजिए ऐसे ही आएगा। फिर है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आप जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, जब आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध ने जब पहला उपदेश दिया और महात्मा बुद्ध ने जब अपना अपना शरीर छोड़ा यानी महापरिनिर्वाण की जो है उनको जो प्राप्ति हुई, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, आपको ये जानना चाहिए। फिर जौगढ़, भाब्रू, धौली और कलिंग में से अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो भाब्रू शिलालेख है जहाँ से बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। फिर है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो गांधार है। ठीक है, कौन सा है? भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल, यानी गांधार है, ग्रीको रोम बौद्ध आर्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। फिर प्रमुख साहित्यिक कृति कवि राजमार्ग और आदि पुराण के लेखक कौन है? तो अमोघ वर्ष और जिनसेन है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का जो सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है उसको किसने बनवाया था? अब आपको पता होना चाहिए कंबोडिया कहाँ पर है, वहाँ पे जो अंकोर वाट है वहाँ पे कौन सा मंदिर है? तो विष्णु मंदिर है। उसको किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो इस प्रकार से अगर आप जो है कि एंशियंट इंडिया का चीज़ों को देखोगे तो आप इसमें देख रहे हो कल्चर से संबंधित चीज़ें जो है ज़्यादा आ रही है। फिर आ जाते हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में। राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखेंगे जो भारत में ये विदेशी शक्तियाँ आई हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्ष 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो, और कैथरीन से जो विवाह हुआ तो उसमें कौन सा शहर अंग्रेज़ों को दहेज में प्राप्त हुआ था?
तो वो बम्बई हुआ था। 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है और पुर्तगाली इस उपलक्ष्य में क्या कहते हैं कि बम्बई को इंग्लैंड के राजकुमार को क्या करते हैं, दहेज में दे देते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर लॉर्ड मिंटो की ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था। आपसे अक्सर पूछा जाता है अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी, ठीक है ना। किसके काल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो के काल में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी, अंग्रेज सरकार और रणजीत सिंह के बीच में हुई। तो उसमें जो है किसने जो है कि अंग्रेज ने किसको भेजा था, तो चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो उस समय हकीम अजमल खान प्रथम कुलपति बने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के। फिर है जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तब किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास करे कि एक हाड़ मांस का पुतला इस धरती पे अवतरित हुआ था, यानी इस धरती पे जन्म लिया था। तो इसको जो है कि एक दूसरे स्टेटमेंट के रूप में बोला जाता है कि कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो ये किसका कथन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है अल्बर्ट आइंस्टीन का। फिर आपसे पूछा जाता है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो चार्ल्स विल्किंस थे। ये आपसे पूछा जाता है, यानी ये जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग लिख लीजिए हूबहू, या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिएगा। तो चार्ल्स विल्किंस थे। पश्चिम भारत में किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। पश्चिम भारत की बात हो रही है, यानी जो है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र और ये जो है गुजरात वाला हिस्सा। तो गोपाल हरि देशमुख को पश्चिम भारत में जो है क्या कहा जाता है, लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। कूका, रंपा, पावना और बारदोली आंदोलन में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था, तो रंपा आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। अब आपको कूका आंदोलन जानना होगा, पावना आंदोलन जानना होगा, बारदोली आंदोलन जानना होगा, रंपा आंदोलन जानना होगा। तो सीताराम राजू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, रंपा आंदोलन का। वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था बनी, तो उसमें जो अभिनव भारत बना था उसकी स्थापना किसने की थी, यानी गुप्त संस्था एक अभिनव भारत बनी थी, उसकी जो है स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था, 1904 में, ठीक है। फिर है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं नाना साहिब, उनका दूसरा नाम क्या था, धोंधू पंत था। ये आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसी छोटी छोटी जानकारियां अगर आप लोग अपने पास रखोगे तो देखोगे कि आपकी चीज़ें बड़े आराम से कवर हो जाएंगी। फिर है वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। ये जो है कि अंडमान निकोबार में गए थे, वहाँ पे जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। सजाए काला पानी का जो जेल होता है वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इनकी हत्या हुई थी। तो एकमात्र वायसराय है जिनकी हत्या कहाँ पे हुई थी, भारत में हुई थी। अब आ जाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली आए वहाँ पे जो है कि आप ब्रिटेन लगाओगे। एकल नागरिकता की बात आए वहाँ पे ब्रिटेन, विधि निर्माण की प्रक्रिया वह भी ब्रिटेन से ली गई है। फिर है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है, उसका प्रावधान है। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत है। अब संविधान के भागों से भी क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है, संविधान का भाग 17 और 18 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, संविधान का भाग 17 राजभाषा से,
संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंध। ये सब लिख लीजिएगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तभी आपको याद होगा। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 क आपको जो है डीपीएसपी जो है पूरा जानना चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं। इसी तरह से आपका जो है कि फंडामेंटल राइट्स भी जानना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है जापान, थाईलैंड, चीन और बेल्जियम में से किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? तो यह देश है चीन। चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 3382A के तहत किया गया, 338A के तहत। फिर है पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किससे, कैसे? खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पे जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग जो है कि याद कर लीजिए और आप देखेंगे आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण एवं जैव विविधता से किस जीव का रूप, व्यवहार, संरचना, जीवन पद्धति जो उसे किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने की स्थिति प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? अब भाई कोई जीव रूप, व्यवहार, संरचना, पद्धति अनुकूलन के हिसाब से तो वहाँ पर रह पाएगा, तो इसका जो है कि आंसर होगा अनुकूलन। फिर पूछा जाता है शीतकालीन उत्तरजीविता तकनीकी के रूप में शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन किन प्रमुख जंतुओं में देखी जाती है? तो शीतकालीन उत्तरजीविता तकनीकी के रूप में शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन चमगादड़ में देखी जाती है, भालों में देखी जाती है, कृंतक में देखी जाती है। कृंतक यानी दांतों से जो काटते हैं, जैसे चूहा हो गया इत्यादि, या खरगोश हो गया, ये सब चीज़ें। फिर है प्राकृतिक चयन प्रक्रिया को प्रस्तावित किया था। तो प्राकृतिक चयन प्रक्रिया को डार्विन और वालिस ने जो है प्रस्तावित किया था। फिर आपसे पूछा जाता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव समय के साथ जीनोम में परिवर्तन के माध्यम से बदलते हैं, क्या कहलाती है? वो है उद विकास की प्रक्रिया। अब ये उद विकास की प्रक्रिया क्या होती है? आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे? हमारे पूर्वज कहा जाता है वैज्ञानिकों के आधार पे कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते, और उद विकास की प्रक्रिया के आधार पे हम क्या हुए, उनसे धीरे धीरे जो है कि अलग हो गए, और जो है कि आज हम मनुष्य रूप में हैं, उनसे जो है अलग हैं, ठीक है। इसी को उद विकास प्रक्रिया कहा जाता है। फिर है पारिस्थितिकी पदानुक्रम यानी इकोलॉजिकल हायरार्की में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम क्या है? तो एकल जीव होगा, फिर जनसंख्या होगी, फिर समुदाय होगा, पारितंत्र होगा और जैवमंडल होगा। इसको आप इसी रूप में लिख लीजिए, आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन। तो ये 35 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको दिया है विद आंसर, आप इसको हूबहू लिख लीजिए। इसी तरह से मैं डेली 20 से 25, 30, 35 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, और आप जो है कि लिखते जाइए इसको, और आपका हो जाएगा। चलिए मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। मिलूंगा आप लोगों से। जय हिंद दोस्तों।